यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेन में आपका स्वागत है। तो हम अब लाए आपके लिए जो टाइप नंबर 3 है उसका क्वेश्चन कि एचसीएफ और एलसीएम अगर युग्म दे रखा हो दो संख्या होगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते हैं तथा उसके उत्तर की जांच किस प्रकार ज्ञात करते हैं, ये लाए हम आपकी बार। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें युग्म दिया होता है। युग्म का मतलब होता है कि दो संख्याएं दी होती है, जैसे इसमें दे रखा है 510 और 92, मतलब 510 और 92 ये संख्या दे रखी है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इससे जस्ट हमने इसका पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि एक संख्या दे रखी हो तो उसको मतलब यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लेकिन अब की बार हम लाए कि युग्म दिया हुआ हो, युग्म का दिया हो और उसमें क्या हो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे तो देखते हैं। तो हमें जो युग्म दिया होता है उसमें से फर्स्ट संख्या लेते हैं हम कि 510। अब ऐसी संख्या हम यहां लिखेंगे जिससे कि सबसे छोटी संख्या, जिससे कि ये क्या हो पूर्णतः डिवाइड हो। जैसे कि लास्ट में 0, इसका मतलब हमें ये 2 से डिवाइडेड है, तो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम गया यहाँ कितना बच गया 1, फिर 5 टाइम बाहर गया, फिर कितना बच गया 1, मतलब 5 टाइम बाहर गया। फिर अब देखो 5 5 10 10 और 2 12, मतलब ये किससे डिवाइडेड है 3 से डिवाइडेड है, तो मैंने इसको 3 से क्या किया डिवाइडेड किया। कितने टाइम गया 7 21 और 8 24, कितना बच गया 1 बच गया, मतलब 5 3 15 85 बच गया। अब 8 5 13, मतलब ये किससे डिवाइडेड नहीं है 2 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है, तो हम किससे डिवाइडेड है 5 है तो 5 से डिवाइडेड होगा। 5 से मैंने क्या किया डिवाइड किया, तो कितना टाइम गया 1 टाइम, यहाँ कितना बच गया मेरे पास 3 और 5 7 35 17। अब जो 17 राशि है वो एक ऐसी राशि है जो 17 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइडेड नहीं हो सकती, मतलब मैं लिख सकता हूँ 17 = 1। आइए समझ में। उसी प्रकार इसको करना है 92 से। 92 में पहले मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया या 46 टाइम। फिर मैंने क्या किया यहाँ 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइडेड होगा, ये आ गया। अब जिस प्रकार ये 17 था उसी प्रकार यहाँ क्या है 23, मतलब 23। 23 एक ऐसी संख्या है जो इसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या नहीं होगी डिवाइडेड नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया 23 से इसको डिवाइडेड कर दिया। अब जो एचसीएफ और एलसीएम में जो डिफरेंस होता है वो होता क्या है कि एचसीएफ में हम वो संख्या लेते हैं जो इस वाली में और इस वाली में दोनों में क्या हो कॉमन हो। आगे बात समझिए, मतलब इसमें भी वो अवेलेबल हो और इसमें भी क्या हो अवेलेबल हो, तो वो क्या कहलाता है एचसीएफ। तो देखो इसमें अवेलेबल कौन सी है हमारे पास, केवल 2 टाइम एक बार अवेलेबल है। इसमें 3 आ गया, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 आ गया, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 आ गया, इसमें 17 नहीं है। इसमें 2 टाइम एक बार हो रहा है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 23, इसमें 23 नहीं है। मतलब जो कॉमन राशि आ रही है वो कौन सी राशि प्राप्त हो रही है हमारे को, केवल 2 प्राप्त होती है, 2 प्राप्त हो रही है एक टाइम बाद। तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर क्या आ गया मेरे पास 2। एचसीएफ बराबर कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। एचसीएफ किस प्रकार हमने लिखा, हमने एचसीएफ को लिखा कि इन दोनों में से जो कॉमन राशि है उसको लिख लिया। आगे समझे। उसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम क्या लिखते हैं कि जो कॉमन राशि होती है उसको तो लिखते ही है, साथ में जो बाकी शेष राशि बच जाती है, बाकी क्या बच जाती है शेष राशि, जैसे 3 5 17 2 और 23, उन सारी राशियों को भी क्या करते हैं लिखते हैं। मतलब 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ये क्या हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या आ गया हमारे पास एलसीएम और ये क्या है एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्या के लिए हमने निकाल लिया है। अब उत्तर की क्या करनी है हमारे को जांच करनी है। उत्तर की जांच क्या करती है संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये मतलब जो संख्या है कौन कौन सी 510 और 92, उन संख्याओं का गुणा किसके बराबर आना चाहिए एचसीएफ गुणा एलसीएम, मतलब इस राशि से गुणा और इस राशि से गुणा के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है 2 दूनी 4 4 3 12 12 में 60, 60 मल्टीप्लाई 17 गुणा 23, तो 17 में 17 17 34 17 51 का 1 80 का 5, तो 17 34 34 5 39। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 0 के 0 6 एकम 6 6 54 5 5
ये क्या आ रहा है मेरे पास, एलसीएम प्राप्त हो रहा है यहाँ 23 4 7 आ गया समझ में। अब संख्याओं को गुणा, संख्या कौन कौन सी है मेरे पास, 92 इंटू 5 10, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 1 92 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 5 दूनी 10 गुना 9 एकम 9 9 पंजो 45 2 0 6 और 4, जो संख्या को गुणा रहा है प्राप्त हुआ मेरे को, वो कितना हो गया 4602 4602। ये क्या हुआ मेरे पास, संख्याओं का गुणा प्राप्त हो गया। टू एकम 2 510 है, सॉरी, इसका एक गुणा और 0 बच गया, जो लास्ट में 0, मतलब ये क्या मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, संख्याओं का गुणा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, एलसीएफ और एलसीएम, मतलब एलसीएफ कितना मेरे पास 2 और एलसीएम कितना मेरे पास 23 46 0, कितना आ गया मेरे पास, इन दोनों का गुणा 0 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की 4 46 52। यार कभी मिस्टेक है 46 52, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी 9 और 0 ऐड करने में, यहाँ कितना आएगा 9। आगे समझिए, मतलब 46 92 और 46 92 0 0, मतलब अपना आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर की जांच हमें क्या करना है कि संख्याओं का गुणा, यहाँ लिख देते हैं उत्तर की जांच, संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम गुणा एलसीएम। आगे समझिए बिल्कुल, तो ये क्या था हमारे पास, टाइप नंबर 3 था। इसी प्रकार तो अब हमारे पास टाइप नंबर कौन सा है, 4, जो क्या है एक परिमेय। परिमेय क्या है, दर्शाए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब जो √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, हमारे को सिद्ध करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे को क्वेश्चन में एक पूछा ही जाता है 100%। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना, उस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, उसके विपरीत मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को आराम से सिद्ध कर सके। क्वेश्चन का जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जिस प्रकार इसमें दे रखा है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब हमें लाना क्या है, लास्ट में 5 एक अपरिमेय संख्या ये लाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका विपरीत कथन, मतलब अपरिमेय का क्या मानेंगे, परिमेय। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती कौन सी है, वो परिमेय संख्या किससे बोलेंगे हम, जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। जहां क्या होना चाहिए, P = 0, सॉरी Q = 2, जहां Q = 2 क्या होना चाहिए, 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। जब हमने मान लिया कि 5 एक परिमेय संख्या है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि √5 को किसके बराबर लिख सकता हूं, यहाँ P/Q के रूप में लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख लिया, इसका बदल गुणा मतलब क्रॉस गुणा मैंने कर लिया, तो क्या आया मेरे पास, Q √5 बराबर P। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस √5 में से रूट को हटाने के लिए क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं। लिख दो यहाँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब मैंने यहाँ वर्ग किया तो Q² और 5, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास, P²। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब इस समीकरण नंबर में 1 देखिए कि Q² किससे विभाजित है, 5 से, P² भी किससे विभाजित है, 5 से। किस प्रकार है, देखो Q² 5 है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से 5 लेस हो कट जाएगा ना, मतलब Q² किससे विभाजित है, 5 से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q.5/5, मतलब 5 से 5 कट गया, Q यहाँ क्या बचा, Q बच रहा है, तो Q भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है ना। उसी प्रकार देखो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, P² है, तो ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में तो इधर किससे आ जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये क्या है, P²/5 बच गया, मतलब P.P/5, मतलब P² तथा P दोनों किससे विभाजित है, 5 से क्या है, डिवाइडेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां P² तथा Q² वह P और Q
किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। और किस नियम से? विभाजकता के नियम से। आगे समझ में कि विभाजकता के नियम से क्या है? पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर, पी तथा क्यू किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। तो अब जब ये 5 से विभाजित है तो मैं इस संख्या को किसके रूप में लिख सकता हूँ? कोई भी कोई विभाजित राशि से लिख सकता हूँ, यानी पूर्णांक संख्या से। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ? 5c इक्वल टू किसके रूप में लिख लिया? p के रूप में लिख लिया। मतलब ये क्या किया मैंने? माना, ये माना। अब क्या कर रहा हूं मैं? दोनों पक्ष का वर्ग कर रहा हूँ। वर्ग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू किसमें है? पी की वैल्यू किसमें है? वर्ग में है। तो इसलिए मैंने क्या किया? दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया। तो 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी यहाँ जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो उठा के क्या रख रहा हूं मैं? समीकरण नंबर 1 में। तो पी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 में मैंने इसका मान रखा, क्या आ गया मेरे पास? क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकता हूं क्या? 25 अपॉन 5c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 5c स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के बराबर। मतलब हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई वो क्या प्राप्त हुई मेरे पास? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने समीकरण नंबर 1 में लिखा कि p स्क्वायर तथा q स्क्वायर, p तथा q किससे विभाजित है? 5 से विभाजित है। उसी प्रकार q स्क्वायर तथा c स्क्वायर तथा q तथा c किससे विभाजित होगा? 5 से। ठीक उसी प्रकार जिससे हमने माना था कि क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर तथा पी और क्यू 5 से विभाजित है, उसी प्रकार सी स्क्वायर तथा सी भी 5 से विभाजित होगा। अब जब ये विभाजित है तो हम मान सकते हैं कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है? जहां q इक्वल नॉट टू क्या हो रहा है? 0। और हमारे पास जब विभाजित है तो विभाजित में 5 प्राप्त हो रहा है। दोनों इक्वेशन में जब हमारे को विभाजित संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा q का मान। जब नॉट इक्वल टू 0 होते मतलब ये संख्या कौन सी होगी? एक परिमेय संख्या। अतः यह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो यह हमारे उस कथन का विरोधाभास करती है। यह हमारे उस कथन का विरोधाभास करती है जो हमने माना था। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा कथन? हमने जो यहां माना था परिमेय संख्या, इसका विपरीत। ये परिमेय संख्या तो हमने इसको सिद्ध कर दी, लेकिन माना कौन सा था? इसका विपरीत माना था। तो इसका विपरीत वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। अर्थात ये हमारा विरोधाभास कौन से कथन का कर रही है? जो हमने शुरू में माना था कि माना √5 है क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका विरोधाभास किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अपराध अपरिमेय संख्या। क्या किस प्रकार की? √5 एक परिमेय संख्या मान लिया, अपरिमेय दे रखी थी, उसका विपरीत कथन क्या? जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या किसकी होती है? परिमेय संख्या, जहां q इक्वल नॉट टू 0 होता है। जब परिमेय संख्या हमने 5 को √5 को मान लिया है तो उसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया? दोनों का वज्र गुणा किया। वज्र गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त राशि कौन सी? q √5 बराबर p। अब दोनों पक्षों में मैंने क्या किया? वर्ग किया। तो यह क्या आ गया मेरे पास? q स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर। यह क्यों आया? क्योंकि मैंने वर्ग क्यों किया? क्योंकि इसका रूट हटाने के लिए।
फिर क्या किया यार, जब पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर तथा पी तथा क्यू 5 से विभाजित है विभाजकता के नियम से, इसी प्रकार फिर मैंने क्या किया, जब विभाजकता के नियम से विभाजित है तो मैंने क्या किया 5c बराबर पी मान लिया, ये मान लिया क्योंकि ये क्या लाना हमारे को पी स्क्वायर की वैल्यू में, जब पी स्क्वायर की मिलाना तो मैंने क्या किया इसका वर्ग किया, जब वर्ग किया तो 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर वैल्यू प्राप्त होगी। जब पी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी तो इस पी स्क्वायर को उठा के मैंने क्या किया समीकरण नंबर 1 में पुट कर दिया। जब समीकरण नंबर 1 में उठा के रखा तो मेरे पास वैल्यू प्राप्त हुई क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यह क्या था 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके इसमें आ गया डिवाइडेड में, तो 5 से 25 को लेस काटा तो मेरे पास क्या बच गया 5c स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर बच गया। अब जिस प्रकार यहाँ p स्क्वायर था q स्क्वायर p तथा q किससे विभाजित था 5 से, उसी प्रकार यहाँ q स्क्वायर c तथा c स्क्वायर तथा q तथा c किससे विभाजित होगा 5 से। जब डिवाइडेड में हमारे पास 5 अवेलेबल है, मतलब 5 अवेलेबल है, इसका मतलब q इक्वल नॉट टू 0 होगा। जब q इक्वल नॉट टू 0 वैल्यू प्राप्त हुई तो ये कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये क्या है परिमेय संख्या है, तो ये हमारे उस कथन का विरोधाभास करती है जो हमने शुरू में माना था कि ये क्या है परिमेय संख्या है। इसका विरोधाभास मतलब हमने इसका अपोजिट किया था, तो अतः ये कौन सी होगी अपरिमेय संख्या। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, हम आपके सॉल्यूशन जस्ट लेके आएंगे। थैंक यू।